कांग्रेस की जब चर्चा होगी तो सबसे पहले हम लोग कांग्रेस को नरम दल के रूप में पढ़ेंगे। नरम दल यानी मॉडरेट। ठीक है। 1885 से 1905। 1885 से 1905 कांग्रेस का कोई भी फेज होगा, कांग्रेस का मूवमेंट पूरी तरीके से अहिंसात्मक होगा, चाहे नरम दल हो या गरम दल हो, है ना। अब जैसे पहला ही छोटा सा सवाल है कि भाई प्रमुख नेता कौन है नरम दल के, ये आपको जानकारी में रखना है। सारी बातें याद हो ना हो उससे मतलब नहीं है। जैसे लगभग 20 नेताओं का जिक्र बिपिन चंद्रा ने अपने चैप्टर नंबर 9 में किया हुआ है। एक ही जगह उन्होंने 16 नेताओं का जिक्र किया हुआ है। ठीक है। गिनती नहीं करना है वहां आपको बैठ के, बट एक बार नाम पता चल जाए कि अच्छा ये सब नेता हैं। फेमस फेमस तो नाम आपको पता ही रहेगा, जैसे दादा भाई नौरोजी। जितने अध्यक्ष बन रहे हैं ना, ये सब उदारवादी नरमदली नेता हैं। ठीक है। 1905 या आगे भी जितने अध्यक्ष बनेंगे 18-19 सब नरमदली हैं। और इनसे पहले जिन संस्थाओं की बात हमने की वो सब नरमदली हैं। कभी कभी तो यही पूछता है कि इसमें कौन नरमदली नहीं है, कौन गरमदली नहीं है, कई बार पहले पूछा गया है। तो कुछ ऑप्शनल के भी पहले ट्रेंड थे। पहले ऑप्शनल के एग्जाम में हुआ करता था, प्रीलिम्स में, उसमें ये सब बहुत फेवरेट क्वेश्चंस हुआ करता था। पॉपुलर में कौन कौन हो गए आपके? दादा भाई नौरोजी, मतलब बॉम्बे की बात करें, पहले महाराष्ट्र देख लें, मद्रास फिर बंगाल। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तैलन। ये सबसे लोकप्रिय नेता हो गए आपके 5। मद्रास से हम लोग बात करें तो जी सुब्रमण्यम अय्यर, हिंदू अखबार उन्होंने निकालना शुरू किया, सुब्रमण्यम अय्यर ने। ठीक है। फिर जो हमने कल बताया था, बी आनंद चार्लू, वी राघवाचारी या राघव चेरियार, ये नरमदली दौर के 3 बड़े नेता हैं। शंकर नायर भी है एक श्री शंकर नायर, नरमदली दौर के नेता। बंगाल में आज हम लोग देखें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, महत्वपूर्ण नेता है। आनंद मोहन बोस महत्वपूर्ण नेता है। ठीक है। तो ऐसे करके महाराष्ट्र में और भी माधव गोविंद रानडे भी एक बहुत महत्वपूर्ण नेता है। तो 11-12 मोस्ट पॉपुलर नेता है जिनका जिक्र बार बार मिलेगा। तो ये आप नेताओं का नाम एक बार, जैसे हमने बता दिया, एक जगह लिख लेना। ठीक है। नरमदली क्यों कहते हैं? नरमदली क्यों कहते हैं इनको? कांग्रेस की इस फेज को नरमदली क्यों कहते हैं? तो मुख्यतः कार्यशैली के कारण। तो मुख्यतः कार्यशैली के कारण। ठीक है। नेताओं का नाम आप बिपिन चंद्रा की किताब से ढूंढ करके लिख लीजिएगा। हमने आपको 10-12 बता दिए हैं। मुख्यतः कार्यशैली के कारण को नरमदली नेता कहा जाता था। क्या तरीका इनका तरीका होता था इनके काम करने का? जैसे प्रार्थना, अखबारों में लेख, सरकार से अपील करना। ठीक है। हस्ताक्षर वगैरह भी कभी चला लिया। कानूनों के माध्यम से सुधार। कानूनों के माध्यम से सुधार में इनका भरोसा होता था। ये कोई धरना नहीं देते थे, कोई प्रदर्शन नहीं करते थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करते थे, हड़ताल नहीं करते थे, इस तरह का कोई काम नहीं करते थे। ठीक है। तो इनकी जो शैली है इसको हम कभी कभी कहते हैं उदार लोकतांत्रिक शैली। ठीक है। इंग्लिश में इसके लिए मॉडरेट वर्ड यूज किया जाएगा बार बार। उदार लोकतांत्रिक शैली लोकतांत्रिक कहने का मतलब है अहिंसात्मक। ठीक है। जब ठीक इसके बाद हम लोग लाल बाल पाल की बात करेंगे तो उनकी शैली बदल जाएगी। ये सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, वो सरकार की आलोचना खुलकर करेंगे। ये करेंगे बट बड़े मीठे शब्दों में करेंगे, लिबिड़ चिबिड़ शब्दों में।
ठीक है, जैसे समझा रहे हो सरकार को कि आप ऐसा करो, ये भी कमियां हैं, इसको भी दूर किया जा सकता है, ऐसा आग्रह टाइप का होता था। वो साफ साफ कहेंगे कि नहीं आप हमें लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। कभी कभी ये भी अग्रेसिव होंगे, उनकी शैली बहुत आक्रामक होगी। उनकी शैली जो हो थोड़ी आक्रामक है, इसलिए उनको कहा जाता है गरम दल। बट हिंसा वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो उनकी शैली क्या होगी? उग्र लोकतांत्रिक शैली होगी। उसमें हम आगे पढ़ेंगे, तो वो हिंसा वो भी नहीं करेंगे। इसके आधार पर नाम रखा गया है इसका। तो 1947 तक कांग्रेस है। हमने कहा 1905 तक नरम दल, विद्वानों ने सहमति है। इसका ये मतलब नहीं है कि 1905 के बाद नरम दलीय नेताओं का प्रभाव नहीं है। नरम दलीय नेताओं का प्रभाव 1905 या 47 तक बना हुआ है। ठीक है, हमेशा कोई ना कोई नरम दलीय नेता जो संवैधानिक राजनीति में विश्वास रखते हैं, उन सबको नरम दलीय राजनीति में रखा जाता है। विधान परिषद में संख्या बढ़ाइए, सिविल सेवा का आयोजन भारत में करिए, हमें प्रमुख जिम्मेवारी सौंपिए, तो हमेशा मौजूद होंगे। लेकिन कांग्रेस के मंच पे या राष्ट्रीय आंदोलन पे ये 1905 के बाद इनका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, लाल बाल पाल का प्रभाव बढ़ जाएगा। और नरम दल का मतलब ये नहीं है कि गरम दल वाले नेता कांग्रेस में अभी नहीं है, वो भी मौजूद हैं। बट उनकी चलती नहीं है अभी कांग्रेस में। संख्या कम है, वो अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। तो जो प्रभाव होता है उसके आधार पर नामकरण किया जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी सिंपली पूछ दिया जाता है कि नरम दल की अवधि क्या रही है। अभी एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि विद्वानों के बीच सहमति है तो मान लिया जाता है। ये क्लियर है सभी को? तो नेता का नाम क्लियर है सभी को? ये सर नो क्यों कहते हैं ये भी क्लियर हो गया। और कहने का ये मतलब नहीं कि 5 के बाद इनका प्रभाव नहीं है। अभी हम आगे देखेंगे, मोतीलाल नेहरू ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे अभी आगे जो नरम दलीय राजनीति में भरोसा रखते हैं। फाइनली जब सत्ता का हस्तांतरण होगा 47 में, तो नरम दलीय तरीके से ही होगा। संवैधानिक राजनीति से ही सत्ता का ट्रांसफर अंग्रेजों को द्वारा भारत को दिया जाएगा। तो पूरा एक व्यू बनाना पड़ता है ओवरऑल। अभी तो हम 20 साल का लेके चल रहे हैं, ओवरऑल एक व्यू बनाएंगे हम पूरे 60-65 साल का। कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं क्या? सरकार को जैसे कुछ कह रहे हैं, भाई कानून बना दो आप सुधार करने के लिए। कानून बना दो तो भारत में परीक्षा होगा। कानून बना दो कि कार्यपालिका न्यायपालिका अलग होगा। कानून बना दो कि हमें कई मुद्दों पर बहस मतदान का अधिकार होगा। ठीक है, कानून बनाना मतलब सुधार के लिए सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं वो। अभी देखते नहीं हो, कानून रोज बन रहे हैं अभी सेशन में। बनते बनते हैं ना, अभी अखबारों में रोज आता है कानून। अब हम लोग कुछ और चीजों पे बात करेंगे यहाँ पे। एक इनका उद्देश्य क्या था? देखो, कांग्रेस है राष्ट्रीय संस्था। शुरुआती उद्देश्य में ये खुलकर कभी नहीं कहेंगे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, बट अल्टीमेट गोल इनका है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इनका उद्देश्य भी चेंज होता जाएगा। शुरू में कुछ कहेंगे, फिर बाद में स्वशासन, फिर 6 में स्वराज, फिर होम रूल मूवमेंट, फिर गांधी जी स्वराज, फिर 1929 में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज, फिर 1931 में कराची सेशन में सामाजिक आर्थिक स्वराज। तो नेशनल मूवमेंट को हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, बट ये सारा का सारा टॉपिक इंटर रिलेट करना होगा हमें। अभी यूपीएससी का यही ट्रेंड है कि पूरे 65 वर्षों को मिला करके ही मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो बहुत सिंपली रिलेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने बताया अभी कि कांग्रेस का लक्ष्य सतत परिवर्तनशील था, क्या आप सहमत हैं? तो ऐसे करके कुछ सवाल अभी आगे आ जाएगा। ठीक है, तो एक उद्देश्य से हम इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे पहले 20 वर्षों में इनकी प्रमुख मांगे क्या थी। सबको मिला करके एक लिस्ट बना लेंगे, राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, अन्य। ठीक है, फिर कांग्रेस का जो सामाजिक आधार था उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। कौन लोग कांग्रेस में सक्रिय हैं शुरुआती 20 वर्षों में, क्योंकि कांग्रेस को मध्यवर्गीय भी कहा जाता है। और प्रथम 20 वर्ष की उपलब्धियों को कैसे देखा जाए। और सीमाओं पर भी बात करेंगे कि इनकी सीमाएं क्या थी, इनकी लिमिटेशंस की भी चर्चा करेंगे। फिर एक छोटा सा विवाद है
सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। सुरक्षा वाल्व सिद्धांत को लेकर क्या कांग्रेस की स्थापना सरकार ने जानबूझ के कराई थी कि भारतीयों के असंतोष को निकलने का एक मंच मिल पाए? क्या है सिद्धांत उसको देखेंगे, उसके काउंटर आर्गुमेंट्स को हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस में, तो नरम दल में हम इन बातों पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लिखें उद्देश्य, कि इनका उद्देश्य क्या था। ठीक है, उद्देश्य लिखें। मतलब नरमदली चरण में कांग्रेस का उद्देश्य क्या है, पॉइंट्स लिखते जाएं आप। पहला पॉइंट लिखो, राजनीतिक संस्थाओं एवं नेताओं के मध्य राजनीतिक संस्थाओं एवं नेताओं के मध्य मित्रवत संबंधों की स्थापना। मित्रवत संबंधों की स्थापना। ठीक है, पहला लक्ष्य है सबको जोड़ना। अगला पॉइंट लिखें, जाति धर्म क्षेत्र इत्यादि निष्ठा को समाप्त कर राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन। ठीक है, इस तरीके की जो निष्ठा है कोशिश किया जाए उसको कम हो और देश के बारे में लोग सोचना शुरू करें, ऐसी कोशिश है। अगला पॉइंट लिखें, जनता को जागरूक एवं प्रशिक्षित करना। जनता को जागरूक एवं प्रशिक्षित करना, लोगों को बताना, जागरूक करना। एक और पॉइंट लिखें, राष्ट्रीय मांगों का निर्धारण। इसमें यह ध्यान रखना है कि हम उन मुद्दों की पहचान करें जिसको लेकर के हमें अंग्रेजों से डिमांड करनी है, आंदोलन चलाना है। मतलब वैसे मुद्दे ना हो कि जो हमें आपस में कमजोर करें, हम उन मुद्दों की पहचान करें जो हमें बांधे। ठीक है, तो ये शुरुआती इनका गोल था प्रारंभिक दौर में। ठीक है, प्रमुख मांगों में लिखें आप। अगला आप लिखो, प्रमुख मांगे। पहला लिखो, राजनीतिक प्रशासनिक मांग। पहले 20 वर्षों में कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव पारित किया, इन मांगों से क्लियर हो जाएगा। राजनीतिक प्रशासनिक मांग लिखो आप पॉइंट्स के रूप में। लिखो, उच्च पदों का भारतीयकरण। हायर पोस्ट का भारतीयकरण। नेक्स्ट, सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में हो। नेक्स्ट लिखो, निम्न स्तरीय कर्मचारियों का प्रमोशन। थोड़ा फास्ट लिखें, कर्मचारियों का प्रमोशन। नेक्स्ट, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाए। नेक्स्ट, विधायी परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। आपको याद होगा 1861 के अधिनियम में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जिक्र किया था, उसी के लिए ये कहा जाता है, उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए। अगला पॉइंट लिखो, सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की जाए। नेक्स्ट, निर्वाचन का प्रावधान किया जाए। नेक्स्ट, स्थानीय शासन में सरकारी हस्तक्षेप को कम किया जाए।
इत्यादि कर दीजिए। ठीक है। अब कोई भी मांग देखो, इसमें जितने भी मांग है, इसमें एक बात क्लियर है कि वो किसी जातीय, क्षेत्र, धर्म की मांग नहीं है। किसी भी मांग को देखो तो ये पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिमांड। ठीक है। तो इसलिए इसके कार्यशैली के आधार पर भी, इसके प्रस्तावों के आधार पर भी हम इसे अखिल भारतीय संस्था कहते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से लिखो आर्थिक मांगे। पॉइंट्स में लिखते जाना फिर एक बार। धन के दोहन, धन के दोहन को रोकने की मांग। ठीक है। धन के दोहन को रोकने की मांग 1896 में कलकत्ता सेशन में पारित हुआ था। भारत से धन को रोका जाए, भारत परिषद को समाप्त करना भी उसी दिशा का एक मांग है। दूसरा लिखो भारतीय उद्योगों को संरक्षण तथा आर्थिक सहायता दी जाए, संरक्षण तथा आर्थिक सहायता दी जाए। ठीक है। यानी सीमा शुल्क बढ़ाइए और जो सपोर्ट कर सकते हैं भारतीय उद्योगों को आप करिए, या यही जरूरत भी थी उद्योगों के विकास के लिए। अगला पॉइंट, भू राजस्व की दरों में कटौती, भू राजस्व की दरों में कटौती। ठीक है। नेक्स्ट लिखो नमक कर में कटौती, सॉल्ट टैक्स, नमक कर में कटौती की मांग। ठीक है। तो ये सब कुछ देखोगे इकोनॉमिक, सैन्य व्यय में। एक और लिखो सैन्य खर्चों में कटौती की मांग। ठीक है। तो ये सब क्या है, आर्थिक आर्थिक प्रकृति की मांग है। एक और लिख लो अन्य, अन्य करके एक लिख लो। अन्य में भी लिख लो, अन्य में लिख लो आप प्राथमिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा के विकास की मांग, स्वास्थ्य सुविधा के विकास की मांग। ठीक है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा के विकास की मांग। एक और पॉइंट लिखो चाय बागान, चाय बागान तथा विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों की दिशा में सुधार की मांग, चाय बागान तथा विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों की दिशा में सुधार की मांग। ठीक है। इकोनॉमी वाले में एक और पॉइंट लिख लेना सिंचाई सुविधाओं के प्रसार की मांग। इकोनॉमी में एक पॉइंट और ऐड कर लेना सिंचाई सुविधा के विकास की मांग। ठीक है। अब देखो जैसे मजदूरों की क्या मांग कर रहे हैं, जो चाय मजदूर हैं, ये नहीं कह रहे कि सभी मजदूरों सभी उद्योगों में मजदूरों की दशा सुधारी जाए। एक तो शुरुआती जो लोग हैं, कुछ उद्योगपतियों से उनके बड़े अच्छे संबंध हैं, और जो भारतीय उद्योगपति भी है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि मजदूरों का वो भी शोषण ही कर रहा हो। तो समस्त मजदूरों की दशा में सुधार की मांग ये नहीं कर। तो दूसरा, शुरू से लक्ष्य है कि जिन वर्गों से सहयोग की संभावना है उनको नाराज ना किया जाए। बट धीरे धीरे कांग्रेस का चरित्र बदलेगा। शुरू से कांग्रेस का चरित्र एक जैसा नहीं रहेगा, परिस्थितियों के हिसाब से चरित्र में बदलाव आएंगे। तो चाय बागान चूंकि यूरोपियन के हाथ में था तो उसको खुल करके मांग की गई। जो मलेशिया में या दक्षिण अफ्रीका में या कैरेबियन आइलैंड में जहां जहां अंग्रेजों का उपनिवेश है, मॉरिशस में, वहां भारतीय मजदूरों की दशा अच्छी नहीं थी। गांधी जी उन्हीं मजदूरों के हक के लिए लड़ने गए थे दक्षिण अफ्रीका में। 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई है, और इसी अवधि में गांधी जी जो है लंदन गए हैं वकालत की पढ़ाई करने, और 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले जाएंगे मजदूरों के हक में लड़ने के लिए। एक तरफ भारत में नरेंद्रलीय कांग्रेस होगा, दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी अपने बहुत सारे प्रयोग कर रहे होंगे। हम गांधीवादी अध्ययन के दौरान देखेंगे इसको भी। ठीक है। तो ये है इनका डिमांड। तो मांग के आधार पे हम कह सकते हैं कि अखिल भारतीय इनको एक बार। बट देखो ज्यादातर जो मांग है इनका, जैसे विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, तो विधान परिषद में चुन करके कौन आएगा?
जो पैसे वाले लोग होंगे, प्रभावी लोग होंगे। सिविल सेवा में कौन आएगा? जो प्रभावी लोग होंगे। ठीक है, तो एक और डिमांड रख लीजिएगा आप अन्य में, प्रेस की स्वतंत्रता की मांग। अन्य में एक और डिमांड रख लीजिए, प्रेस की स्वतंत्रता की मांग। जब भी कोई प्रेस को नियंत्रित करने के लिए कानून बनता था या किसी नेता को गिरफ्तार किया जाता था, तो जितने भी नेता होते थे ये आलोचना करते थे सरकार की। ठीक है, तो ये पूरी मांगों में आर्थिक मांग तो चलो ठीक है, किसानों के हक में कुछ आवाज उठा रहे हैं, नमक कर की बात कर रहे हैं, बट ज्यादातर जो मांग है उनका संबंध समाज के पढ़े लिखे वर्गों से है। जैसे उद्योगों का विकास, संरक्षण दीजिए। ठीक है, सबको फायदा मिलेगा इससे। उद्योगों में कोई पूंजीपति ही पैसा लगाएगा। आर्थिक सहायता दीजिए, कोई गरीब तो उसमें आएगा नहीं। तो सिविल सेवा, विधायिका अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन कई बार विद्वान कहते हैं कि देखो, मांगों का अध्ययन करोगे आप, प्रेस की आजादी के लिए खूब आवाज उठाते थे। फायदा सबको बेशक मिलना था, लेकिन इन मांगों से एक बात क्लियर है कि मांगों का ज्यादातर झुकाव मध्य वर्ग और उच्च वर्ग की तरफ है। तो प्रारंभिक दौर में जो कांग्रेस का चरित्र है, ऐसा नहीं है कि वो निम्न वर्ग विरोधी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका झुकाव मध्य वर्ग के प्रति, मध्य वर्ग की तरफ। तो जब हम सामाजिक आधार की बात करेंगे तो इस पॉइंट्स को भी उठाया जाता है। जैसे होता है कि भाई कांग्रेस मध्यवर्गीय संस्था थी, ठीक है, टिप्पणी करे, तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि लगभग 63 साल के इतिहास की बात हो रही है, तो पहला 15 साल तो मध्यवर्गीयों का प्रभाव ज्यादा है। आगे भी रहेगा, नेतृत्व तो हमेशा मिडिल क्लास से ही होगा, लेकिन कांग्रेस में आम लोगों का महत्व बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी प्रमुख मांगे। अब आप लिखो कार्यशैली जरा फिर से। कार्यशैली, कार्यशैली लिख लो, पॉइंट्स में लिखते चले जाओ। प्रतिवर्ष आखिरी महीने में 3 दिनों की बैठक का आयोजन या 3 दिनों के अधिवेशन का आयोजन, सेशन अधिवेशन का आयोजन, वार्षिक अधिवेशन कहते थे इसको। कभी कभी कांग्रेस का स्पेशल सेशन भी बुलाया जाता था, तो दिसंबर से पहले भी, कभी मार्च में, कभी सितंबर में, अलग अलग उदाहरण मिलेंगे आपको। वार्षिक सेशन जो होता था इनका, वो दिसंबर महीने में बुलाया जाता था। अक्सर वो 28 दिसंबर के आसपास ही, थोड़ा डेट आगे पीछे होता रहे। अगला पॉइंट लिखो, बैठक की सूचना अखबारों के माध्यम से, बैठक की सूचना अखबारों के माध्यम से। नेक्स्ट लिखो, विभिन्न मुद्दों पर प्रस्ताव पारित, विभिन्न मुद्दों पर प्रस्ताव पारित तथा सरकार से लागू करने का आग्रह, तथा सरकार से लागू करने का आग्रह। ब्रैकेट में लिखो, सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर प्रस्ताव, सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर प्रस्ताव पारित नहीं किए जाते थे। सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर प्रस्ताव पारित नहीं किए जाते थे। ये सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, ऐसे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाते थे। 1888 में कांग्रेस ने खुद प्रस्ताव पारित किया था कि धार्मिक चीजों का हमें ध्यान रखना है, तो सामाजिक धार्मिक मुद्दों पर प्रस्ताव पारित कांग्रेस के मन से नहीं होते थे। अगला पॉइंट लिखो, लिखो नरमदली नेताओं, नरमदली नेताओं की ब्रिटिश सरकार में आस्था, ब्रिटिश सरकार में आस्था तथा यहाँ की सरकार को वो भ्रष्ट मानते थे, यहाँ की सरकार को वो भ्रष्ट मानते थे। देखिए, ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने 1889 में, कांग्रेस ने 1889 में ब्रिटेन में
ब्रिटेन में ब्रिटिश इंडिया समिति की स्थापना की। ब्रिटिश इंडिया समिति, दादा भाई नौरोजी, ह्यूम और वेडरबन, ये तीन लोग इसके संस्थापक थे मेन। कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया, लंदन में ये समिति बनी, तीन लोग सक्रिय थे, दादा भाई नौरोजी, ह्यूम और वेडरबन। नाम याद रखना है आपको, ठीक है। इनको लगता था कि यहाँ की सरकार और नौकरशाही करप्ट है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार को, संसद को ये सही जानकारी देंगे तो विकास संभव है। तो इन लोगों ने एक समिति बनाई वहां पे। लिखे 1890 में इंडिया नामक अखबार अखबार का इंडिया नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया। ठीक है। लिखो 1892 में कांग्रेस की बैठक ब्रिटेन में आयोजित करने की योजना थी। बैठक ब्रिटेन में आयोजित करने की योजना थी। आयोजित करने की योजना थी, लेकिन यह नहीं हो पाया। हालांकि इसी वर्ष दादा भाई नौरोजी का निर्वाचन ब्रिटिश संसद के लिए हुआ। दादा भाई नौरोजी 1892 में चुने गए थे, भारत के पहले व्यक्ति जो ब्रिटिश संसद में चुने गए हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए थे, उदारवादी दल के टिकट पर, लिबरल पार्टी के टिकट पर। फिन्सबरी निर्वाचन का क्षेत्र नाम था। 92 में दादा भाई नौरोजी निर्वाचित होते हैं ब्रिटिश संसद के लिए। किसके लिए? हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, ठीक है। किसके टिकट पर? उदारवादी दल के टिकट पर, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र पर कौन सा था? फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र। याद रहेगा सभी को, लिख लीजिएगा आप। फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र एक बड़ी घटना थी, बहुत बड़ा न्यूज था अपने आप में, दादा भाई नौरोजी का निर्वाचन ब्रिटिश संसद के लिए, ताकि संसद में भारतीयों के पक्ष में आवाज उठाते रहेंगे। कांग्रेस ने तो ये भी डिमांड की थी कि जैसे अपने यहाँ संसद में अस्थायी समिति होती है ना, स्टैंडिंग कमेटी, कांग्रेस ने कहा था कि इंडिया के नाम पे भी स्टैंडिंग कमेटी बनाइए आप। जैसे आपने भारत मंत्री बना रखा है, वैसे एक समिति भी बना दीजिए आप, ताकि उसमें विपक्ष के लोग भी हों और भारत के मुद्दों को सही तरीके से वहां पे उठाया जा सके संसद में। तो ये संवैधानिक राजनीति की ही बात करते थे। ये धरना प्रदर्शन आंदोलन, इनको लगता था कि नहीं, धीरे धीरे सरकार जो है अंग्रेजों के संरक्षण में भारत का विकास होगा और धीरे धीरे सत्ता वो हमें सौंप देंगे। इस तरह की सोच रखते थे। जागरूक हैं, राष्ट्रीय हैं, बट बहुत लोग इनकी आलोचना भी करते हैं, इनकी कार्यशैली के कारण, इनकी सोच के कारण। ये स्वीकार भी करते हैं कि भाई हमारी आलोचना हो रही है, वो भी हमारी उपलब्धि है। लोग कहते हैं कि भाई जिस दौर में हमने संस्था बनाई, संस्था को बना लेना ही बड़ी बात थी। हम जितना आपस में लड़ते थे, एक भारत के लेवल पे कोई संस्था काम करने लग जाए, गोल तय होने लग जाए, इसी गोल को लेकर के हमें आगे चलना, ये भी बड़ी बात थी उस समय। वरना छोटी छोटी बातों पे हम उलझ जाया करते थे, ये मराठी नेता, ये बंगाली नेता, ये मद्रासी नेता। फीलिंग है ना आज अपने अंदर, आज भी तो हम वही फीलिंग है, हम तो वही लोग हैं ना भाई। हमारे पूर्वजों ने जो हमें आज़ादी दिलाई है, उसी फीलिंग को तो हम कैरी करते हैं आज, बात बात पे, क्षेत्र को लेकर के, जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, अपनी पहचान। तो अखिल भारतीय संस्था बनाना उस समाज में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आज भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। तो ये इनका काम करने का तरीका था। भारत में, भारत के बाहर, यानी क्लियर था आज़ादी की लड़ाई केवल भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी लड़ी जाएगी। तो कांग्रेस का नरम दल और गांधीवादी दल ब्रिटेन में बहुत सक्रिय रहेगा, गरम दल नहीं। वो भरोसा नहीं करता था। उसी तरीके से क्रांतिकारियों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो भारत में सक्रिय होंगे तो ब्रिटेन में भी सक्रिय होंगे, और समाजवादियों के बारे में पढ़ेंगे तो भारत, ब्रिटेन, रूस और दूसरे राष्ट्रों में भी सक्रिय होंगे। अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया, अफगानिस्तान, सिंगापुर, जर्मनी, जापान,
यानी आज़ादी की लड़ाई की गतिविधियां जो लड़ी गई केवल भारत के मंच पर नहीं लड़ी गई, बल्कि भारत के लोगों के द्वारा भारत इसके अलग अलग महादेशों के से भी समर्थन हासिल। इस तरह का भी एक डायरेक्शन रखना होता है पढ़ने में। आज़ाद हिंद फौज इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, गदर आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, तो ये सब भी बढ़िया एग्जाम्पल है जो लगातार सक्रिय हैं। तो नरम दलीय नेता मैक्सिमम लंदन में ही रहते थे। उनके कार्यशैली के कारण कई जो युवा नेता थे जिनकी बड़ी आलोचना करते थे। कोई कहता था ये बेगिंग पॉलिटिक्स है, भीख मांगने वाली नीति है। कोई कहता था ये 3 दिनों की तमाशा है। ठीक है, कोई कोई कहता था कि ये अशिक्षित सो कॉल्ड पढ़े लिखे नहीं बल्कि अशिक्षित लोगों का एक राष्ट्रीय मेला है, लाजपत राय ने कहा था। कोई तमाशा कहता था, कोई नौटंकी कहता था, कोई मेला कहता था, कोई भिखमंगी नीति कहता था इनकी कार्यशैली को। कांग्रेस के नेता ही आलोचना करते थे, क्योंकि पहले 20 वर्ष में एक 1892 के सुधार अधिनियम के अलावा पहले 20 वर्ष में सरकार से इन्हें कोई महत्वपूर्ण रियायत नहीं मिली। न तो ये जनता को जोड़ पाए, न युवा को जोड़ पाए, जो इनकी आलोचना होती है सीमाओं में हम देखेंगे। फिर भी इनकी उपलब्धियों का आकलन होता है कि भाई ये कहते हैं कि हमने मंच बनाया तभी तो उस मंच का उपयोग आगे किया गया।